अट्रैक्टिव है, नेगेटिव साइन पोल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव है। नेगेटिव साइन की मीनिंग ये भी है कि मूवमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक दूसरे के अपोजिट है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर डाउनवर्ड है तो मूवमेंट अपवर्ड है। यहाँ पे आपने एक एमसीक्यू भी लिखना है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी at surface of earth, absolute potential energy at surface of earth is, तो यही फार्मूला जो आपने कैलकुलेट किया था कल, ये सरफेस ऑफ अर्थ तक है, -G/m/m/r। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये सरफेस ऑफ अर्थ तक है? क्योंकि ये कैपिटल आर है वो सेंटर से लेके सरफेस तक है। कैपिटल आर इस बात का प्रूफ है कि एब्सोल्यूट एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ -G/m/r है। यही क्वेश्चन यूं भी आया हुआ है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनिट डिस्टेंसेस, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनिट डिस्टेंस इज, absolute potential energy at infinite distances। कोई नंबर हो नीचे infinite हो, आंसर 0 होगा। इनफिनिट डिस्टेंस पे ये 0 होगी, क्योंकि इनफिनिट डिस्टेंस पे ये आउट ऑफ फील्ड हो जाएगी, और आउट ऑफ फील्ड ये कम नहीं होती, तो इनफिनिट डिस्टेंस पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। फिर वो ये क्वेश्चन आया है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास इज, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास इज। अब देखें बेटा, यूनिट मास से मुराद मास की वैल्यू 1 kg हो, ये जो स्मॉल m है ये 1 kg, तो आंसर बनेगा स्मॉल m 1 है, ये हम स्टेटमेंट से जज कर रहे हैं, तो आंसर बना -G कैपिटल M ओवर R। तो -G/m ओवर R की बजाय -G कैपिटल M ओवर R ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास बनती। अब आप आज का टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नेम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी आज का टॉपिक है। स्टेटमेंट देखें, एस्केप वेलोसिटी, velocity required to move an object, velocity required to move an object out of earth's gravitational attraction, velocity required to move an object, velocity required to move an object to go out of, velocity required to move an object out of Earth's gravitational attraction, Earth's gravitational attraction। ऐसी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट को दी जाए ताकि वो अर्थ की अट्रैक्शन से बाहर आ जाए, एस्केप वेलोसिटी कहलाती, ग्रेविटी से बाहर आ जाए। यूं मिसाल है कि मैं एक बॉल को इस तरह की वेलोसिटी दूं कि वो वापस ही ना आए, तो वो ग्रेविटी से बाहर चलेगी, एस्केप कर गई। तो ऐसी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट को दी जाए और वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर आ जाए, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। यहां पे हमने वो कैलकुलेट कैसे करनी, उसके लिए हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ m
V escape square। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी हो कि वो एस्केप कर जाए। हमेशा वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से आनी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां से लाएंगे, उसके लिए यूं सेंटेंस लिखेंगे, लॉस इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल, लॉस इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल को काइनेटिक में शिफ्ट करना है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी शिफ्ट होगी काइनेटिक में, और काइनेटिक के अंदर ऐसी वेलोसिटी होगी जिसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। वो ऐसी वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से वो ग्रेविटी, तो इसलिए वेलोसिटी इतनी हो कि वो ग्रेविटी से बाहर है। ये वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से आनी है, और काइनेटिक एनर्जी कहां से आनी है, लॉस इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा, एस्केप वेलोसिटी मिलेगी और वो ग्रेविटी से बाहर आएगा। अब आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल का लॉस लिखना है 0 माइनस जी एम एम ओवर आर। ये 0 में से ये क्या माइनस कर रहे हैं, लॉस ले रहे हैं ना, लॉस। ये 0 है इनफिनिट डिस्टेंस पे। मैंने आपसे पहले कहा इनफिनिट डिस्टेंस पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 0 होती, और ये जो माइनस जी एम एम ओवर आर है ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है। तो इन दोनों का गैप, इन दोनों का डिफरेंस लिया है, इन दोनों का डिफरेंस कराएगा लॉस इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। फिर समझे बात कैसे, सरफेस ऑफ अर्थ पे ये अगर सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ तक ये माइनस जी एम एम ओवर आर है, ये हो गई इनिशियल, ये इनफिनिट डिस्टेंस है, इनफिनिट डिस्टेंस पे ये है 0, ये हो गई फाइनल। इस फाइनल और इनिशियल में चेंज नहीं है, इस फाइनल और इनिशियल में चेंज नहीं है। That is called loss in absolute potential energy, which equals to gain in kinetic energy. Loss in absolute potential energy equals to gain in kinetic energy. अब ये देखें कि ये आप गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर रहे हैं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। मैं आपको यूं मिसाल देता हूं, ये देखें ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को पहले ग्राउंड से खुद उठाऊं हाथ से और इनफिनिट डिस्टेंस तक ले जाऊं, तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इनफिनिट डिस्टेंस पे 0 है, ग्राउंड के सरफेस पे वो माइनस जी एम एम ओवर आर। अब इस मार्कर को मैं नीचे फेंकूं तो इसकी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो काइनेटिक में शिफ्ट हो, वो काइनेटिक किसी ऑब्जेक्ट को दूं तो वो एस्केप कर जाएगा, वो बाहर चला जाएगा ग्रेविटी से। फिर सुने, कोई भी वेलोसिटी जो किसी चीज को आप वेलोसिटी देते हैं वो काइनेटिक एनर्जी से आता है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल से आता है। आम वेलोसिटी आप नहीं दे रहे, एस्केप वेलोसिटी दे रहे हैं, वो वेलोसिटी दे रहे हैं जिससे वो ग्रेविटी से बाहर आए। अब अगर एस्केप वेलोसिटी देनी है तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर काइनेटिक एनर्जी देनी है तो वो कहां से आनी है, साफ जाहिर है उस पोटेंशियल से आनी है जो आम पोटेंशियल नहीं हो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल हो। फिर सुने, लॉस इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन, ये जो मैंने 0 लिखी है ये इनफिनिट डिस्टेंस पे, ये जो मैंने माइनस जी एम एम ओवर आर लिखी है ये सरफेस ऑफ अर्थ पे, इनका डिफरेंस बराबर है हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, जी एम एम ओवर आर इक्वल्स टू हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, जी एम एम ओवर आर इक्वल्स टू हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गए, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी एस्केप स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm over r, v escape square equals to 2gm over r।
अब यहाँ पे आप इसका अंडर रूट ले रहे दोनों साइड, तो अंडर रूट आ गया। अब ये बी एस्केप इक्वल्स टू जी एम ओवर आर अंडर रूट, 2gm ओवर आर अंडर रूट। अब मैट्रिक में नाइन्थ में हम पढ़ते हैं कि जो फोर्स है वो जी एम एम ओवर आर स्क्वायर होती है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th का 5वां चैप्टर था। फोर्स को वेट कर रहे हैं, फोर्स को एम जी बना रहे हैं, वेट बना रहे हैं, तो एम जी बराबर है जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल कर दें, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी आर स्क्वायर बराबर है जी एम, जी आर स्क्वायर बराबर है जी एम। तो वो जो वी एस्केप में आपको जी एम का फार्मूला नजर आ रहा है, उसकी जगह आप जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो जी एम है इसकी जगह आप जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वी एस्केप इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर ओवर आर अंडर रूट, 2gr स्क्वायर ओवर आर अंडर रूट, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो वी एस्केप का फार्मूला बना 2gr अंडर रूट, वी एस्केप का फार्मूला बना 2gr अंडर रूट। इसमें g कांस्टेंट है 9.8 होता है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, तो वी एस्केप बन गई 2 9.8 और r की जगह 6.4 10 की 6, r की जगह 6.4 10 की 6। इस तरह से वी एस्केप की वैल्यू आती है, वी एस्केप की वैल्यू आती है 11 किलोमीटर पर सेकंड। 11.3 है लेकिन 11.3 किलोमीटर पर सेकंड है। तो 11.3 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दूं कि वो एक सेकंड में 11.3 किलोमीटर कवर करे, एक सेकंड में, ये किलोमीटर में है, मीटर में नहीं है, आप सिर्फ बुक से देखो, तो एक सेकंड में वो 11.3 किलोमीटर कवर करे, तो वो ग्रेविटी से बाहर आएगी, ग्रेविटी से बाहर आएगी। मीटर बनाओ तो ये 1000 से जरूरत नहीं, आंसर लो आएगा जो मीटर वाला है, ये किलोमीटर में है। एक गाड़ी बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चले तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर करे, वो कह रहा है 1 सेकंड में 11 किलोमीटर। तो अगर 1 सेकंड में 11 किलोमीटर करे तो वो आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केप वेलोसिटी, एमसीक्यू है। एस्केप वेलोसिटी does not depend upon, escape velocity does not depend upon, escape velocity डिपेंड नहीं करती। नंबर 1 mass of earth, mass of earth। नंबर 2 acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, mass of earth, acceleration due to gravity, mass of object, mass of object और radius of earth। तो आप फार्मूले में देखें कि कैपिटल एम तो है, mass of earth है, यहाँ थी 2gm ओवर r अंडर रूट, ये देखें, रेडियस ऑफ अर्थ भी है, स्मॉल जी भी है, लेकिन mass of object नहीं है। Escape velocity does not depend upon mass of object। किस पे डिपेंड कर रही है? mass of earth पे डिपेंड कर रही है, radius of earth पे डिपेंड कर रही है। लेकिन escape velocity फॉर मून कितनी है ये भी बोर्ड में पूछा गया है, ये साइड की इंफॉर्मेशन में लिखी हुई। escape velocity फॉर मून, मून के ऊपर जो एस्केप वेलोसिटी है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड,
मून पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। एस्केप वेलोसिटी कंप्लीट हो गया, वी एस्केप के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद चैप्टर 4 में जो थ्योरी टॉपिक है वो अब हम देखते हैं, सिर्फ लास्ट वन इंटर कन्वर्शन है, ये आखिरी थ्योरी टॉपिक है कह लें। इसके बाद सारे पॉइंट्स हम पूरी करने तो है, लेकिन थ्योरी में अहम टॉपिक है ये जो मैं कराने जा रहा हूँ। 9th में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे पढ़ा हुआ है, इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटर कन्वर्शन ऑफ potential energy and kinetic energy। अच्छा बेटे, आप में से जो लोग जिन्होंने चैप्टर 3 पढ़ा है वो मंडे को टेस्ट देंगे। 3 का प्रोजेक्टाइल मोशन और न्यूमेरिकल करेंगे 11 to 15। न्यूमेरिकल करेंगे 11 to 15। सर हमने याद रखें, प्रोजेक्टाइल मोशन न्यूमेरिकल 3.11 to 15 और शॉर्ट आंसर होंगे 1 to 5। 1 to 5 ये बेटा टेस्ट मंडे को है 3 का फर्स्ट हाफ का। जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया वो नहीं देंगे, लेकिन शुरू से पढ़ रहे हैं वो देंगे। 4 का टेस्ट भी जब होगा तो वो सारे ही देंगे। ये मंडे को आपने टेस्ट देना है। दूसरा टेस्ट चेक हुआ हुआ है, सिर्फ मैंने लिस्ट लगानी है, वो इंशाल्लाह आज लग जाएगी। 5-6 बच्चों ने दिया था, उनकी लिस्ट लग जाएगी। लेकिन मंडे को जो टेस्ट है वो जरूर आपने फिर सुन लें। प्रोजेक्टाइल मोशन 11 से 15 न्यूमेरिकल और शॉर्ट आंसर मैंने बताए 1 से 5 इसका टेस्ट है। अब इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी चेंज into kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है। एंड काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी चेंज into पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो सकती है और काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो सकती है, but total amount of energy remains conserved। total amount of energy remains conserved, लेकिन total amount of energy चेंज नहीं होती, वो कंजर्व रहती है। पोटेंशियल काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजर्व रहती है। यहाँ पे बेटे ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको लिफ्ट किया है, इसकी ग्राउंड से हाइट h है। ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसे ग्राउंड से पिक किया है, लिफ्ट किया है, उसकी हाइट h है। जिस पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट मौजूद है वो पोजीशन A है। तो सबसे पहले तो हमने इस पोजीशन A पर देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है। तो इस पोजीशन A पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh। A पर पोजीशन A पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh। मैंने आपको पढ़ाया था जितनी हाइट होगी उतनी पोटेंशियल होगी। हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल बढ़ेगी, हाइट कम होगी पोटेंशियल कम होगी। फिर इसी पोजीशन A पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? पोजीशन A पर काइनेटिक नहीं है, 0 है, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा। ये तो आपने उसको लिफ्ट किया हुआ है, पोटेंशियल mgh है, काइनेटिक 0 है। टोटल एनर्जी लिखे P डॉट E से मुराद टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी लिखे तो दोनों का सम होती है। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक तो है नहीं पोजीशन A पर, इसलिए टोटल एनर्जी इक्वल्स टू mgh ही रहेगी। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू mgh ही रहेगी।
तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन ए पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है और टोटल एनर्जी mgh ही रहेगी। इसके बाद आप उसको उस पोजीशन ए से फाल करते हैं। जब आप उसे पोजीशन ए से फाल करते हैं, इसने ये गैप एक्स कवर किया, नीचे आप ये पोजीशन बी है, यहां तक उसने गैप एक्स कवर किया। अब हमने पोजीशन बी पर देखना है कि क्या होगा जब वो फाल कर रहा है। अगर उसने पोजीशन बी पर गैप एक्स कवर किया है तो रिमेनिंग हाइट क्या रहेगी? रिमेनिंग हाइट एज माइनस एक्स रहेगी। रिमेनिंग हाइट एज माइनस एक्स रहेगी। तो इस पोजीशन बी पर सबसे पहले देखते हैं पोजीशन बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बनती है बी पर। तो बी पर अगर पोटेंशियल एनर्जी देखें तो हाइट एज में से x कम होगी, टोटल हाइट एज में से x कम हो गई है। मैंने आपसे कहा जितनी हाइट कम होनी है उतनी पोटेंशियल कम होगी। यहाँ a तक तो एज थी ना, अब उसमें से कितनी कम हुई? x। इसलिए पोजीशन बी पर पोटेंशियल एनर्जी बन गई mg एज माइनस x। टोटल एज में से x कम हुई है पोजीशन बी पर। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी लेनी है पोजीशन बी पर, वो बढ़ गई है, साफ बात है, वो ए पे 0 थी। अब कैलकुलेट करने से पहले थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू bx स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर। ऑब्जेक्ट क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है तो a प्लस g है, a प्लस g है 2 इंटू जी s। एस डिस्टेंस है ए से बी। आप देखें ए से बी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? ए से बी उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया है, एक्स। तो 2gx। vf को vb स्क्वायर लेते हैं। vb स्क्वायर से मुराद पोजीशन बी पर, और vi कितनी है 0 क्योंकि रेस्ट से नीचे गिरा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से फॉल करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इसका मतलब vb स्क्वायर का आंसर आया 2gx। तो सर ये vb स्क्वायर क्यों निकालते हैं? ताकि काइनेटिक एनर्जी आ जाए। तो पोजीशन बी पर काइनेटिक एनर्जी क्या बनी? पोजीशन बी पर काइनेटिक एनर्जी बनी हाफ एम vb स्क्वायर। हाफ एम vb स्क्वायर। vb स्क्वायर की वैल्यू लिख लें तो ये बन गई हाफ m इंटू 2gx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी आई, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी आई mgx। अब आप याद करें कि पोटेंशियल एनर्जी बी पर क्या थी? ये थी mg एज माइनस x, यानी पोटेंशियल तो ये थी कि एज में से x कम हुआ। काइनेटिक का रिजल्ट बता रहा है कि जो x कम हुआ वो काइनेटिक को मिला है। mgx का मतलब यही कि जितना पोटेंशियल का x कम हुआ है वो काइनेटिक की शक्ल में आया है। दोनों को ऐड करें जरा, टोटल एनर्जी बनेगी। टोटल एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी थी mg एज माइनस x प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? mgx। तो mg को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बना mgh माइनस mgx प्लस mgx प्लस और माइनस कट गए। तो आप देखें टोटल एनर्जी mgh ही आ रही है। तो पोजीशन ए पर भी टोटल यही थी, पोजीशन बी पर भी टोटल यही है। इसका ये मतलब हुआ कि टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। यहाँ मतलब पोटेंशियल काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल में जरूर चेंज हो रही है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। अब हम देखते हैं कि पोजीशन सी पे, ये ग्राउंड के नजदीक है, नियर ग्राउंड पोजीशन सी है। तो पोजीशन सी पर सबसे पहले फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोजीशन सी पर पोटेंशियल देखें तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? हाइट नहीं है। हाइट क्यों नहीं है? खत्म हो गई है, ग्राउंड के नजदीक है। ग्राउंड के नजदीक पोजीशन सी पर हाइट नहीं है, नियर ग्राउंड। तो हाइट नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है सी पर। अब सी पर पोटेंशियल नहीं है तो काइनेटिक कैसे आनी है? हाफ एम
वी सी स्क्वायर, जरा ध्यान से, हाफ एम वी सी स्क्वायर, पहले तो वी पर थी ना हाफ एम वी ई स्क्वायर, आता है हाफ एम वी सी स्क्वायर। आप देखेंगे अब मैंने वी सी कैसे कैलकुलेट करना है, थर्ड इक्वेशन से 2s इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फिर वही बात कि ए तो जी है, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है तो प्लस का जी है, एस की जगह एच है, एच। अब टोटल हाइट है, तो सर पहले एक्स लिखा था, पहले बी तक एक्स था, लेकिन सी तक जब ए से सी आया है तो टोटल हाइट आनी है, ए से सी टोटल एच आनी है। अब आप देखें वी एक्स स्क्वायर की जगह वी सी स्क्वायर माइनस वी आई जीरो, जीरो इसलिए कि रेस्ट से भाग गया, तो ये जो वी सी स्क्वायर का आंसर है ये काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट कर, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी बनती हाफ एम इंटू 2gh, हाफ एम इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो तो mgh आएगी। इसका मतलब सारी की सारी पोटेंशियल शिफ्ट हो गई है काइनेटिक, पोटेंशियल जीरो हो गई है, काइनेटिक mgh होगी, टोटल एनर्जी लिखे तो फिर mgh आएगी। तो यहां से अंदाजा लगा ले पोजीशन ए हो बी हो सी हो, टोटल चेंज ही होगी। चेंज अगर हुई है तो पोटेंशियल से काइनेटिक या काइनेटिक से पोटेंशियल। एंड में हम ये बताते हैं कि अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है, विदाउट एयर फ्रिक्शन, अगर रास्ते में पाथ में एयर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन है, फिर एयर फ्रिक्शन, फिर सिचुएशन क्या हो, फिर बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट होगी ना, किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है फिर तो ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। अगर एयर फ्रिक्शन है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, प्लस क्या लिख रहे हैं, प्लस ये लिख रहे हैं कि वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हुई है किसके अगेंस्ट, एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh कहते हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर कहते हैं। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क, स्मॉल f क्रॉस h, व्हाट इज f, फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज h, डिस्प्लेसमेंट हाइट, जिस रास्ते पे फ्रिक्शन है उसकी हाइट h है, जिस पाथ पे फ्रिक्शन है उसकी हाइट h है। तो ये इंतहाई दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्केल वेलोसिटी एंड इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा मैंने आपको जो ये बताया कि टेस्ट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन 11 से 15 न्यूमेरिकल और शॉर्ट का है, शॉर्ट पहले 5 है। पिछले टेस्ट की आज दे दूंगा, लग जाएगी। और परसों जो टेस्ट देने तो थोड़ा वो जो पुराने बच्चे हैं वो सीरियस हो के इसको तैयार करके देंगे, टेस्ट पहले मिल जाएगा, इन टाइम मिलेगा, आपने उसको टेस्ट देना है, क्लास अपनी चलती रहेगी, क्लास के अंदर टेस्ट नहीं होगा। और मैं ये वादे कर दूं 2 लेक्चर बाद चैप्टर 4 की थ्योरी खत्म हो गई, 2 लेक्चर के बाद 4 की थ्योरी हो रही है। इसका मतलब कम से कम 3 या 4 लेक्चरों बाद, 4 के बाद चैप्टर 4 हो जाएगा। मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि इस महीने के एंड तक मैं आपको छठा पढ़ा रहा हूँ, और ये मैं बात रुक सकी थी, आज अभी 11 तारीख है, छठा आप शुरू कर चुके होंगे और अगले महीने के एंड तक आप 9वां पढ़ रहे होंगे या 10वां। अगस्त का जो एंड है, तो अगर कॉलेज जो है वो लेट खुलते हैं, एकदम से 15 सितंबर से खुलते हैं, ये तो गवर्नमेंट बताएगी, तो 15 सितंबर तक तो मैं आपको जो है 11 पढ़ा के 2 चैप्टर रिवाइज भी करा देता हूँ। इसलिए कोशिश करेंगे इस लेक्चर को पढ़ें। ऐसे आपको इतने वक्त में, और मैं पढ़ा भी 2 चीजें रहा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा,
दो दो चीजें पढ़ा रहे, इतने कम वक्त में कोई रिवीजन नहीं करा रहा, सिर्फ एक एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अभी तक एक चैप्टर पढ़ाया मैंने, दूसरा पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ा दिया, उसके 4 न्यूमेरिकल रहते हैं, चौथा आपका खत्म होगा, 5वां 6वां। मुझे उम्मीद है कि अगस्त के एंड तक मैं 10वां पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये कंफर्म पता है कि 5-6 सितंबर तक मेरा सिलेबस हो जाए। अब 5-6 सितंबर का मतलब है मैंने 1 जून से शुरू किया, काउंट दी डेज, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, यानी 3 महीने 10 दिन में मैं फिजिक्स कराना। और ये कोई स्पीड नहीं है, ये तो मैंने 100 की स्पीड नहीं रखी, अभी तो स्पीड देखी नहीं है, घंटे में चैप्टर कराता हूँ, स्पीड नहीं है ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ रेगुलरिटी है, छुट्टी मैंने नहीं करनी, टाइम पे पढ़ाना है, टाइम पे जाना है। आप भी ऐसे रेगुलर रहे तो आपकी पूरी किताब रिवाइज हो जाएगी, और पूरी किताब आपको इन महीनों में कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। चैलेंज है, किसी जगह अकेडमी चले जाएं, अकेडमियां बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसी के पास घर पढ़ रहे हैं, घर वाला जो आधा टॉपिक लिखेगा आधा नहीं लिखेगा। इसलिए ये सारी बताने का मकसद ये है कि क्लास जरूर पढ़े फिजिक्स की। इसका आपको फायदा क्या होगा, आप एक दफा गो थ्रू हो जाएंगे, और इसके अगर टेस्ट दे लें फिर आपको डबल फायदा होगा कि आप एक दफा याद कर लें। ठीक है, आज के लेक्चर पे कोई क्वेश्चन हो, बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन को पूछना हो तो क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे जी, पूछे जी। सर जी ये जो कल के लेक्चर में W12 की वैल्यू थी वो रिवाइज करनी। कौन सी वैल्यू? सर W12 की वैल्यू इज इक्वल टू -GMM ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2 GM कैसे? ये वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो ना, इसकी तस्वीर लेती, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो। मैं बताता हूँ, 1 मिनट है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में मैंने ये बताया था कि जो फिग है, जो डायग्राम है, वो ये थी कि यहाँ पे आप देखिए सेंटर है, सरफेस है, ये आप देखिए ये 1 पॉइंट है, पॉइंट 1 का सेंटर से डिस्टेंस था R1, याद करेंगे R1 डिस्टेंस था। पॉइंट 2 का डिस्टेंस सेंटर से था R2। ओके, अब इनमें गैप था डेल R, और ये डेल R बराबर था R2 माइनस R1 के। ज्यादा डिस्टेंस 2 वाला है, कम 1 वाला है। वर्क हमने 1 से 2 लेना था, इधर कोड पे आप देखेंगे वर्क इनटू 1 to 2 फोर्स F डिस्प्लेसमेंट डेल R cos 180, फोर्स F डिस्प्लेसमेंट डेल R cos 180। डेल R है 1 से 2, 180 की अट्रैक्शन की फोर्स इधर है, मूवमेंट इधर है। इन दो में अट्रैक्शन है, कैपिटल M अर्थ का मास, दूसरा कौन है, ऑब्जेक्ट का मास जो दूर जा रहा है। इस स्मॉल m और कैपिटल M में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उसका फार्मूला F बराबर है GMM ओवर R स्क्वायर, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये F यहां प्रूव करें, ये आ रहा था -F डेल R, माइनस क्यों, cos 180 -1। अब -F की जगह GMM ओवर R स्क्वायर, और साथ ये डेल R की जगह R2 माइनस R। यहां तक तो बड़ा आसान है। असल जो कैलकुलेशन है वो ये R स्क्वायर निकालने की, एवरेज डिस्टेंस, इसको जब कैलकुलेट किया तो R बराबर है R1 प्लस R2 ओवर 2, एवरेज ली दोनों। फिर ये R2 यहां पुट कर दिया, इधर डेल R वाले रिलेशन से निकाला, R बराबर है R1 प्लस डेल R प्लस R1 डिवाइडेड बाय 2। फिर R1 और R1 ऐड किए तो R बराबर है 2R1 प्लस डेल R ओवर 2, अलग अलग डिवाइड किए, स्क्वायर लिया दोनों साइड।
आर स्क्वायर फाइंड किया, वो आर स्क्वायर क्या आया था, वो आर स्क्वायर आया था R1 R2, एक वैल्यू को निगलेक्ट भी किया था, ये आर स्क्वायर इधर पुट कर दें तो माइनस GMM ओवर आर स्क्वायर आया R1 R2, इधर आ गया R2 माइनस R1, इसको इधर डिवाइड कर दें इस पे R2 माइनस R1 पे अलग अलग, तो आंसर आ गया क्या माइनस GMM अलग अलग डिवाइड किया तो 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये आप पूछ रहे थे। इसके बाद बाकी कैलकुलेशन जी, कोई और बात, किसी ने कुछ पूछना हो जी? सिर्फ प्रोजेक्टाइल से लेके एंड तक, प्रोजेक्टाइल से लेके एंड तक थ्योरी है बस, तभी न्यूमेरिकल में 11 से 15 नहीं है सर। ये एंड सर जो आज आप करवा रहे थे कि जब काइनेटिक एनर्जी में वो पुट करना था, वो रिपीट करते हैं सर। आज आप वो कह रहे थे ना काइनेटिक एनर्जी में पुट करना है सर जी, आखिर पे ये U की वैल्यू एरर से आई है, आवाज नहीं आ रही यार आप। सर जी ये जो सर जी ये जो कल का टॉपिक था एंड पे, इसमें U की वैल्यू कहाँ से आई थी? यू तो सिंबल थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अच्छा सर जी, ये W2 वो आई थी MM ओवर R, उस U सिंबल है एब्सोल्यूट पोटेंशियल। वैल्यू कहां से आई थी वो तो फिर पूरा टॉपिक पढ़ा था ना, कि पूरी डेरिवेशन की और एंड पे वैल्यू। हाँ U क्या है वो माइनस GMM ओवर R, U जो है खाली वो सिंबल है एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अगर आप पूछ रहे हैं वैल्यू कहां से आई तो फिर बेटे को सारा पढ़ना है सर। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें छोटा r बड़े r में किस तरह कन्वर्ट हो जाता है आखिर पे? R बटे R में कैसे कन्वर्ट? सर एक मिनट जरा बोर्ड पे देखना है आप, ये जिसने पूछा है स्मॉल r नहीं था, वो स्मॉल R1 था। अगर आप वो कैलकुलेशन देखें ना, कैलकुलेशन जो चल रही थी वो स्मॉल r नहीं था। इधर बोर्ड पे देखें आप, बोर्ड पे देखना है, ये मैंने बनाया कि ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये सरफेस है, इसमें गया कैपिटल R, ठीक। आप अगर सरफेस से लिफ्ट करें, सरफेस से, तो फिर कैपिटल R आना है। लेकिन अगर आप 1 पॉइंट से लिफ्ट करेंगे, 1 पॉइंट सरफेस से थोड़ा ऊपर था, इस 1 पॉइंट का गैप मैंने अभी बताया क्या था, बोलो R1। जब आपने कैलकुलेशन की तो उसमें आंसर ये आया, चेक करो, माइनस GMM ओवर R1। इस R1 का मतलब था कि आपने 1 पॉइंट से कैलकुलेशन की। अब स्टेटमेंट ये नहीं है कि 1 से कैलकुलेशन करें, स्टेटमेंट ये है कि सरफेस ऑफ अर्थ से कैलकुलेशन। तो अगर मैं 1 की बजाय सरफेस ऑफ अर्थ से कैलकुलेशन करूं तो साफ है फिर R1 तो नहीं आना, फिर ये गैप तो सिर्फ कैपिटल R है। इसलिए फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ